आज हम करेंगे अध्याय 5 सम्मिश्र संख्याएं और द्विघात समीकरण। तो इसको हम पूरा बेसिक से करेंगे। तो पहले हमने 10वीं में पढ़ा था, 10वीं कक्षा में द्विघात समीकरण पढ़ा था। पहले उसके बारे में पढ़ लेते हैं थोड़ा। तो स्टैंडर्ड फॉर्म हमारी होती थी ax² + bx + c = 0। तो इसमें इसके हल निकालने के लिए एक सूत्र था हमारे पास, जिसको हम द्विघात सूत्र बोलते थे। द्विघात सूत्र या श्रीधराचार्य सूत्र, श्रीधराचार्य सूत्र। भारतीय गणितज्ञ श्रीधराचार्य थे, उन्होंने सूत्र प्रतिपादित किया था। तो उनके नाम पे इसको हम श्रीधराचार्य सूत्र भी बोलते थे। होता क्या था, x का मान निकालने का इसमें x = -b ± √b² - 4ac/2a। तो इससे हम किसी भी द्विघात समीकरण के हल निकाल लेते थे, चाहे कैसी भी द्विघात समीकरण हो, उसके हल हम इससे निकालते थे। लेकिन उसमें हम पहले चेक करते थे कि मूल वास्तविक है या नहीं। तो जो रूट के अंदर आ रहा है b² - 4ac, वो उसका क्या होता था, विविध कर डिस्क्रिमिनेंट, उसको d से लिखते थे। b² - 4ac इसका मान होता था। इससे हमें पता लगता था कि मूल कैसे हैं। तो अगर d का मान या तो 0 से बड़ा आता था तो भी मूल वास्तविक होते थे, या 0 के बराबर आता था तो भी मूल वास्तविक होते थे। यानी जब d का मान 0 से बड़ा या बराबर आएगा तो मूल कैसे होते थे, मूल वास्तविक होते थे। तब हम लिखते थे कि मूल वास्तविक हैं, और 0 पे समान भी आते थे। लेकिन अभी हम वास्तविक की बात कर रहे हैं, तो दोनों पे क्या होंगे, वास्तविक होते थे जब 0 होता था उसका मान, या 0 से बड़ा होता था। दूसरी कंडीशन थी जब d का मान 0 से छोटा आ जाता था, तो हम लिखते थे मूल वास्तविक नहीं है, या मूलों जो वास्तविक मूलों का अस्तित्व नहीं है। तो वहाँ पर तो हमने इतना लिख देते थे, लेकिन उसके जो मूल होते थे कैसे होते थे वो हमें किसने बताया, श्रीधराचार्य जी ने तो सूत्र बताया, निकाला था b², ये -b ± b² - 4ac/2a वाला। लेकिन उन्होंने जो मूल वास्तविक नहीं थे उनके बारे में कुछ बात नहीं करी थी। तो एक स्विस गणितज्ञ थे, लियोनार्ड आयलर। तो उन्होंने, ये स्विस गणितज्ञ हैं, तो इन्होंने उसके बारे में बताया जो मूल वास्तविक नहीं है, मूल कैसे हैं, काल्पनिक मूलों के बारे में। वास्तविक का मतलब, वास्तविक नहीं का मतलब वो मूल काल्पनिक है। काल्पनिक है तो कैसे है, उन्होंने कैसे उसको डिनोट करा। जैसे हमारे पास द्विघात समीकरण होती है x² + 1 = 0, x² + 1 = 0। तो यहाँ से x² की वैल्यू क्या आती है, -1। अब यहाँ हमें वैसे पता है कि किसी भी वास्तविक संख्या का जो वर्ग है वो माइनस में नहीं आएगा। जैसे अगर हम x की जगह x² अगर ये -1 है तो ये कभी होगा ही नहीं। अगर किसी भी संख्या का, वास्तविक संख्या का वर्ग, अगर 1 का वर्ग करेंगे तो 1 आ जाएगा, अगर -1 का वर्ग करेंगे तो वो भी 1 आ जाएगा। यानी किसी भी संख्या का वर्ग क्या होता है, कभी ऋणात्मक होता ही नहीं है। लेकिन यहाँ पर क्या आ रहा है, ऋणात्मक आ रहा है। तो अगर हम इसको वैसे लिखेंगे तो अंडर रूट में क्या लिखेंगे, -1। तो उन्होंने इसी चीज़ को, ये जो आ रही वैल्यू, इसी को उन्होंने क्या बोला, इसको आई से शो कर दिया, एक ग्रीक लेटर आई, और इसको क्या बोलते हैं, आयोटा। आई से शो करेंगे, उसको पढ़ेंगे आयोटा। तो जो ऑयलर थे उन्होंने जो √-1 था उसको x = आई, जो वैल्यू आई है √-1 आई, तो आयलर ने आयोटा कि उसकी वैल्यू क्या दिखाई, -1।
1 को, रूट माइनस 1 को आई लिखा, आयोटा लिखा, आई होता है। तो अगर हम आयोटा का स्क्वायर करेंगे तो इसका स्क्वायर हो जाएगा, कितनी वैल्यू आ जाएगी, -1, इससे रूट हट जाएगा, -1 आ जाएगा। तो आयोटा का जो स्क्वायर होता है वो -1 होता है। और आयोटा क्यूब अगर हम निकालेंगे, आयोटा इंटू आयोटा स्क्वायर, आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1, तो यह आ गया -i। अगर हम आयोटा की पावर 4 निकालेंगे, आयोटा का स्क्वायर इंटू आयोटा का स्क्वायर, -1 इंटू -1, तो ये +1 आ जाएगा। इसी प्रकार आगे चले हम आई की पावर 5 निकालें, आयोटा की पावर 5, तो आयोटा इंटू आयोटा की पावर 4, आयोटा 4 की वैल्यू क्या है, 1 है, तो ये आ जाएगा हमारा आई। हर आयोटा की पावर 6 निकालेंगे, आयोटा स्क्वायर इंटू आयोटा की पावर 4, आयोटा स्क्वायर क्या होता है हमारे पास, -1 होता है, और आयोटा की पावर 4 1 होता है, तो ये आ जाएगा -1। अगर हम आयोटा की पावर 7 निकालेंगे तो आयोटा की पावर 3 इंटू आयोटा की पावर 4, तो आयोटा की जो क्यूब होता है वो -i होता है, और आयोटा की पावर 4 1 होता है, तो ये -i आ जाएगा। अब आयोटा की पावर अगर 8 निकालेंगे तो आयोटा की पावर 4 इंटू आयोटा की पावर 4 हो जाएगा, 1 इंटू 1, तो ये 1 आ जाएगा। तो हम देख रहे हैं हमने आयोटा की पावर 1 से 4 तक निकाली, ये इसकी वैल्यू आई, फिर उससे अगली जस्ट हमने 5 से लेकर 8 तक निकाली, तो वही ग्रुप रिपीट हो रहा है, i -1 -i 1, वही आया था शुरू में, i -1 -i और 1, यानी इसके 4 4 का ऐसे ही ग्रुप चलता है। अगर हम इसकी अगली वैल्यू निकालेंगे आयोटा की पावर 9, तो वो हमारी आई आ जाएगी, आयोटा की पावर जो 10 है वो हमारा -1 आ जाएगा, आयोटा की पावर 11 हमारा -i आ जाएगा, और आयोटा की पावर 12 हमारा 1 आ जाएगा। ये ग्रुप ऐसे ही चलता रहता है। आयोटा की प्रॉपर्टी यही है हमारे पास। आयोटा की हम कोई सी भी पावर सॉल्व कर सकते हैं, कितनी भी बड़ी वैल्यू हो, जैसे लिखा हो आयोटा की पावर 297, इसको 2 की पावर में या 4 की पावर में तोड़ सकते हैं। अगर हम इसको जैसे 4 से डिवाइड करेंगे 297 को, तो हम इसको लिख सकते हैं आयोटा 4 इंटू 74 प्लस 1, आयोटा की पावर 4 इंटू 74 प्लस 1, ये हो जाएगा हमारा आयोटा की पावर 4 और उसकी पावर 74, और एक आयोटा की जो पावर 1 है उसको अलग लिख लेंगे। आयोटा की पावर ये 4 क्या होता है, 1 होता है, 1 की पावर 74 इंटू आई, और 1 की पावर 74 1 होता है, 1 इंटू आई आ जाएगा, आयोटा आ जाएगा। तो ये हमारा आंसर हो गया। तो हम आयोटा की कितनी भी पावर हो तो उसको हम सॉल्व कर सकते हैं, ब्रेक कर सकते हैं। आयोटा की पावर 4 में लिख सकते हैं, आयोटा की पावर 2 में भी लिख सकते हैं, दोनों में से किसी में भी उसको सॉल्व मिनिमम उसके करके सॉल्व कर सकते हैं। आयोटा का एक इम्पोर्टेंट रिजल्ट भी है जो कंपटीशन में बहुत आता है, कि जो रूट -a है और रूट -b कि उसकी वैल्यू क्या होगी। वैसे तो देख के ऐसे लग रहा है हम ऐसे कर देंगे, जब सिंपल इंटू करते हैं तो -a और -b की इंटू हो जाएगी तो क्या हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस का a भी आ जाएगा। लेकिन यहाँ हमें ऐसा नहीं करना है, क्योंकि दो अगर ऋणात्मक हमारे पास सेट्स हैं उनकी इंटू नहीं हो सकती है। ऋणात्मक करनी है तो इनकी गुणनफल नहीं आ सकता है ऐसे, तो इसके लिए हमें आयोटा का ही यूज़ होगा। जैसे माइनस रूट और माइनस रूट बी है, माइनस रूट ए इंटू माइनस रूट बी, तो अब इसको लिख लेंगे a इंटू माइनस रूट 1, ऐसे ही लिख लेंगे इसको b इंटू रूट -1। तो ये रूट a इंटू आई हो गया, ये रूट b इंटू आई हो गया, रूट b और रूट b रूट a भी हो जाएगा, आयोटा आयोटा की इंटू हो गया, आयोटा का स्क्वायर हो जाएगा। आयोटा का जो स्क्वायर होता है
-1 होता है। तो ये आ गया हमारा -√AB। तो -√A इंटू -√B की जो गुणनफल होता है वो -√AB होता है। ठीक है, ये नहीं होता है। तो हमें पता लग चुका है √-1 को हम आयोटा से शो करते हैं। तो काल्पनिक संख्याओं के बारे में सबसे पहले आयलर ने ही बताया था। तो जो i, 2i, 3i, 4i इस टाइप की संख्या होती हैं, क्या होती हैं? काल्पनिक संख्याएं होती हैं। काल्पनिक संख्याएं। लेकिन अगर संख्या इस फॉर्म में हो 3 + 4i, तो इसको क्या बोलेंगे? तो इन संख्याओं के बारे में बताया W.R. हैमिल्टन ने। विलियम रोवन हैमिल्टन ने बताया इस टाइप की संख्याओं के बारे में। उन्होंने इन संख्याओं को क्या बोला? सम्मिश्र संख्याएं। सम्मिश्र संख्याएं या कॉम्प्लेक्स नंबर। तो सम्मिश्र संख्या बनी कैसे? वास्तविक संख्या प्लस काल्पनिक संख्या। वास्तविक संख्या और काल्पनिक संख्याओं के योग से बनी है हमारी सम्मिश्र संख्याएं। सम्मिश्र संख्याओं को मैक्सिमम z से शो करते हैं। z = x प्लस हमने अगर आयोटा y लिख लिया, तो जिसमें i लगा हुआ है तो ये क्या हो गया? इसका काल्पनिक संख्या हो गई। इसको हम बोलेंगे काल्पनिक संख्या। ये है हमारी वास्तविक संख्या। तो जो x होगा, x का मतलब क्या है? उसका वास्तविक भाग, और y का मतलब काल्पनिक भाग। तो वास्तविक भाग क्या होगा इस सम्मिश्र संख्या का? x, जिसको हम क्या लिखते हैं? रियल पार्ट ऑफ z, REZ। और काल्पनिक भाग, इस सम्मिश्र संख्या का काल्पनिक भाग होगा y, जिसको हम लिखते हैं काल्पनिक मतलब इमेजिनरी पार्ट ऑफ z, IMZ। तो इसका रियल पार्ट क्या है? x है वास्तविक भाग, और काल्पनिक भाग y है। अब दो अगर हमारे पास सम्मिश्र संख्या हैं, z1 a + आयोटा b, z2 हमारे पास है a + c + आयोटा d। तो अगर ये दोनों इक्वल है, इनकी समानता के लिए z1 = z2, दोनों सम्मिश्र संख्याएं बराबर हैं, वो तभी बराबर हो सकती हैं a + आयोटा b = c + आयोटा d, जब उनके वास्तविक भाग और काल्पनिक भाग दोनों क्या होंगे? समान होंगे। यानी a = c होना चाहिए और b = d होना चाहिए। ये स्थिति होगी तभी हम दोनों सम्मिश्र संख्याओं को समान बोलेंगे कि दोनों संख्याएं क्या हैं? सम्मिश्र संख्याएं समान हैं, उनका वास्तविक भाग भी समान हो और काल्पनिक भाग भी समान। सम्मिश्र संख्याओं का योग, अगर पहली सम्मिश्र संख्या हमारी z1 है a + आयोटा b, दूसरी है z2 c + आयोटा d, दोनों का योग निकालना है अगर हमें z1 + z2। तो इसमें इनका जो योग करने का तरीका होगा, रियल से रियल पार्ट, वास्तविक से वास्तविक भाग जुड़ेगा और काल्पनिक से काल्पनिक भाग जुड़ेगा। तो हम डायरेक्ट अगर हमें लिखना है तो a + c, i कॉमन आ जाएगा, b + d। तो हमने रियल पार्ट जोड़ दिया और ऐसे ही इमेजिनरी पार्ट दोनों का जोड़ दिया। तो ये इसका योग निकल गया है। सिंपल भी ऐड करेंगे तो भी वो आ जाएगा, डायरेक्टली लिख सकते हैं। अगर इन दोनों का अंतर निकालना है, z1 - z2, दोनों का अंतर, तो वही होगा वास्तविक भाग से वास्तविक भाग माइनस होगा। z1 ऊपर है तो पहले उसी को ही लिखना है, प्लस i कॉमन आ जाएगा, b - d। तो अंतर भी उसी टाइप से निकलना है, वास्तविक से वास्तविक भाग माइनस होगा, काल्पनिक से काल्पनिक भाग माइनस होगा। अगर इनका गुणनफल निकालना है, सम्मिश्र संख्याओं का गुणनफल,
तो गुणनफल क्या होगा, Z1 इंटू Z2 A प्लस आई बी इंटू सी प्लस ए प्लस आयोटा बी इंटू सी प्लस आयोटा डी। तो इसमें क्या होगा, इसका आएगा, हम अगर सिंपल इंटू से भी निकाल सकते हैं, डायरेक्ट अगर करना है तो ए सी आएगा और आई स्क्वायर, जब इसकी इंटू होगी तो आई स्क्वायर आएगा। आई स्क्वायर क्या होता है, -1 होता है, आयोटा का स्क्वायर -1 होता है, तो माइनस बी डी बनेगा। तो ये इसका रियल पार्ट, वास्तविक भाग आ जाएगा। और आयोटा बी की सी में होगी, बी सी आ जाएगा। आयोटा तो हम कॉमन ही रखेंगे बाहर, और इसकी इसमें होगी, ए की अगर आयोटा डी में होगी तो ए डी आएगा। तो इसको हम डायरेक्टली ऐसे भी लिख सकते हैं, Z1 इंटू Z2 को ए सी माइनस बी डी प्लस आयोटा बी सी प्लस ए डी। और अगर इसका हमें मापांक निकालना है, मापांक मॉडुलस, तो Z अगर हमारे पास a प्लस आई बी, Z इक्वल टू है a प्लस आयोटा बी, तो इसका जो मॉडुलस होगा, मॉडुलस को हम ऐसे दिखाएंगे, मापांक Z का वो होगा √a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। दूसरी चीज़ इसमें आएगी संयुग्मी, कॉन्जुगेट, तो अगर Z हमारा a प्लस आयोटा बी है तो इसका कॉन्जुगेट को हम दिखाएंगे Z बार से, इक्वल टू वो क्या होगा, I को हमें कॉन्जुगेट निकालने के लिए हमें हमेशा क्या करना पड़ेगा, जो हमारा आयोटा है उसको माइनस आयोटा से रिप्लेस करना पड़ेगा। I की जगह हमें क्या करना है, -I कर देना है। तो उसकी वास्तविक भाग में कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, जहाँ I लिखा हुआ उसकी जगह क्या कर देंगे, -I। तो a माइनस आयोटा बी इसका क्या हो जाएगा, कॉन्जुगेट। उसको शो करेंगे हमेशा Z बार से। अगर ये Z है तो उस पर बार लगा हुआ था, इसका मतलब उसका क्या है, ये संयुग्मी है, उसका कॉन्जुगेट है। अब हम करेंगे सम्मिश्र संख्याओं का आर्गन तल और ध्रुवीय तल में निरूपण। तो हम 9वीं 10वीं में पढ़ चुके हैं ये कार्तीय तल के बारे में, कार्टेशियन प्लेन के बारे में। कोई भी बिंदु को हम कैसे दर्शाते हैं उसमें, अगर हमारे बिंदु जैसे 2,4 है तो x2 y क्या है, 4 है, तो वो बिंदु कहाँ से ये आ गया, 2,4। तो ये प्रथम चतुर्थांश होता है। ऐसी -2,3 है, -2 आए x पे, y पे 3, इसके ऊपर लगा लेंगे यहाँ पर -2,3। ऐसे ही हमारा तीसरा बिंदु है -5, -2, -5 ये रहा, -2 पे आना है, नीचे आ जाएंगे, तो ये बिंदु आ जाएगा -5, -2। चौथा बिंदु है हमारा 1, -2, 1, -2, तो 1 यहाँ है, -2 उसके नीचे आएंगे y एक्सिस पर, तो ये हो गया 1, -2। पहला चतुर्थांश, दूसरा, तीसरा, ये चौथा। तो यहाँ पर भी हम क्या करेंगे, यहाँ पर क्या होते थे, दोनों क्या होते थे, पॉजिटिव एक्सिस होते थे, दोनों ही वास्तविक अक्ष होते थे। ये भी वास्तविक अक्ष है, ये भी वास्तविक अक्ष है। लेकिन यहाँ पर हम क्या करेंगे, आर्गन तल में ये क्या होगा, वास्तविक अक्ष होगा। एक्स एक्सिस को हम बोलेंगे वास्तविक अक्ष, रियल एक्सिस, और जो वाई अक्ष है इसको बोलेंगे हम काल्पनिक अक्ष, इमेजिनरी एक्सिस। तो यही बिंदु अगर कोई कॉम्प्लेक्स नंबर, कोई सम्मिश्र संख्या 2 + 4 आयोटा है, 2 + 4 आयोटा है, तो उसका जो बिंदु बनेगा यही बनेगा 2,4, वास्तविक भाग, काल्पनिक भाग। वास्तविक भाग 2 है, काल्पनिक भाग 4 है, तो उसको प्रदर्शित हम सेम वैसे ही करेंगे जैसे हम कार्तीय तल में करते हैं। 2,4 को करा था तो हम 2 + 4i को बिल्कुल वैसे ही हमें प्रदर्शित करना है वहाँ पर। तो ये जो बिंदु है तो वो इस कॉम्प्लेक्स नंबर को दिखाएगा वहाँ पर, 2 + 4i। तो ये क्या है, 2 + 4i है। बस ये हमने क्या कर दिया उसको, ये वास्तविक अक्ष हो गया, ये काल्पनिक अक्ष हो गया, और इस पूरे तल को हम, वहाँ पर हम बोलते थे कार्तीय तल, यहाँ पर बोलेंगे आर्गन तल।
आर्गन प्लेन हो जाएगा। तो करना वही है, 2,4 था यहाँ पर, 2 + 4 आयोटा है तो उसको 2,4 लिख के ही हमें वहाँ रिप्रेजेंट करना है, यहाँ प्रदर्शित करना है इसको 2,4 को। ऐसे ही हमारा है, इससे कॉम्प्लेक्स नंबर कैसे बन सकता है, 2 + 3 आयोटा। ऐसे ही इससे बना सकते हो -5, माइनस में लिख सकते हैं 2 आयोटा। इससे बन जाएगा 1 - 2 आयोटा। तो ये सब क्या है, कॉम्प्लेक्स नंबर है, तो इन्हीं बिंदुओं से उसको दर्शाएंगे, वास्तविक भाग कॉमा काल्पनिक भाग। तो ये सब बिंदु जो हैं ये इन्हीं चारों सम्मिश्र संख्याओं को हमने प्रदर्शित कर दिया है। अगर कोई कॉम्प्लेक्स नंबर z = x + आयोटा y है तो इसको कैसे दिखाएंगे। हम मान लेंगे कुछ ये बिंदु कहीं x दूरी ले लेंगे, x बिंदु है तो ये दूरी हमारी क्या हो गई, x हो गई। और कोई y दूरी पे, y पे मान लिया ये है, तो ये बिंदु क्या आ गया, हमने एक P पॉइंट x, y इसको वहाँ हमने प्रदर्शित कर दिया है, x, y को। तो इसको हम O को P से मिला लेंगे। तो जो ये OP है वो ही क्या प्रदर्शित करता है, इसको हम R लिखते हैं। और यही क्या होता है, उसका मॉडुलस होता है, मॉडुलस ऑफ z। निकलता कैसे है, अगर हम इसमें यहाँ से परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लें तो ये x है, ये दूरी कितनी है, y है। तो अगर हम इसमें पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे, इसको A पॉइंट मान लेते हैं, तो इन ट्रायंगल AOP ट्रायंगल में अगर हम OP का स्क्वायर, हाइपोटेन्यूज का, कर्ण का वर्ग क्या होगा, लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग, AP का वर्ग प्लस OA का वर्ग। तो OP कितना है हमारा, वो हम निकाल रहे हैं, AP y है, OA x है। तो OP स्क्वायर हमारा क्या आ गया, x² + y²। OP की डिस्टेंस कितनी आ गई, √x² + y²। तो यही क्या होता है हमारा मॉडुलस का फॉर्मूला, हमने देखा था यही होता है मापांक का। तो मापांक का फॉर्मूला यहाँ से बन गया √x² + y²। यही चीज़ हमारा r होता है, r भी सेम होता है और उसका मापांक भी ये होता है। अगर हम इस कोण को थीटा मान लें, अब इसके ध्रुवीय रूप में देखना है, तो अगर हम इसको थीटा मान लें तो ध्रुवीय रूप के लिए हम ले लेंगे त्रिभुज AOP में। त्रिभुज AOP में अगर हम cos थीटा निकालते हैं तो cos थीटा क्या होता है, आधार बटे कर्ण होता है। आधार क्या है इसका, OA, कर्ण है OP। तो OA का मान x है, OP का मान r हमने ले रखा है। तो जो x की वैल्यू हो जाएगी r cos थीटा आ जाएगी। अगर हम sin थीटा निकालेंगे तो sin थीटा किसके इक्वल होगा, लंब बटे कर्ण होता है, लंब इसका क्या होगा, AP होगा, कर्ण OP होगा। AP की वैल्यू क्या है, y है और OP r है। तो यहाँ से अगर y की वैल्यू निकालेंगे तो वो आ जाएगी r sin थीटा। तो हमारा जो z था वो क्या बन गया, r cos थीटा, x का मान जो था प्लस i r sin थीटा। तो ये क्या बनता है, ये इसकी क्या होती है, पोलर फॉर्म होती है, ध्रुवीय रूप होता है, r cos थीटा प्लस i r sin थीटा। इसको r कॉमन लेके भी दिखा सकते हैं, r बाहर आ जाएगा, cos थीटा प्लस आयोटा sin थीटा। तो ये क्या होगा, इसका ध्रुवीय रूप होगा। तो इससे भी वही आता है। अगर हम मापांक अगर वो निकालना चाहेंगे तो बिल्कुल सेम आता है। x प्लस आई वाई क्या होता है, r cos थीटा प्लस आयोटा r sin थीटा। तो x की वैल्यू हमारे पास क्या है, r cos थीटा है,
ये हमने निकाल ही रखी है, और y की वैल्यू r साइन थीटा है। तो अगर हम इनको ये दोनों समीकरण को, समीकरण 1 व 2, समीकरण 1 व 2 का वर्ग करके जोड़ने पर, अगर दोनों समीकरण का वर्ग करके जोड़ दें अगर इनको, तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। यहाँ से आर जब वर्ग होगा तो आर स्क्वायर कॉमन आ जाएगा, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा आ जाएगा। आर स्क्वायर हम कॉमन ले लेंगे अगर, तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ये क्या होता है 1 होता है। तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर क्या आ गया, आर स्क्वायर आ गया। तो आर का मान कितना हो गया, अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। तो यहाँ हमने वैसे ही मापांक देखा था, मापांक भी वही होता है, आर वही होता है, यहाँ से भी हम निकाल लेते हैं। दूसरा इसमें आएगा अगर ये कोण निकालना, कोणांक बोलेंगे इसको। तो वो कोण कैसे निकलेगा, अगर हम इसको समीकरण 2 को 1 से भाग कर दें, समीकरण 2 को 1 से भाग कर दें, तो ये क्या हो जाएगा, आर साइन थीटा बटे आर कॉस थीटा, ये आ जाएगा वाई अपॉन एक्स। आर से आर कट जाएगा, टेन थीटा वाई अपॉन एक्स आ गया। जो हमारा थीटा है वो कितना आ जाएगा, टेन इनवर्स वाई अपॉन एक्स। तो जो हमारा कोणांक होगा, एम्पलीट्यूड या आर्ग्यूमेंट भी बोलेंगे, दोनों चीज़ें वही होती हैं, और ये हो गया उसका कोणांक, थीटा से उसको शो करेंगे, वो आ जाएगा टेन इनवर्स वाई अपॉन एक्स।